कहानी शुरू होती है रूस में, जहां एक बूढ़ा वैज्ञानिक एंटन वैंको अपने अंतिम क्षणों में अपने बेटे इवान वैंको को टोनी स्टार्क के पिता हावर्ड स्टार्क के खिलाफ भड़काता है। एंटन खुद कभी स्टार्क इंडस्ट्रीज के साथ काम करता था, लेकिन उसे जासूसी के आरोप में देश निकाला दे दिया गया था। इवान, जो एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और इंजीनियर है, अपने पिता की मृत्यु के बाद एक शक्तिशाली हथियार बनाता है, एक आर्क रिएक्टर और 2 बिजली की चाबुक जैसे हथियार। अमेरिका में टोनी स्टार्क अब सार्वजनिक रूप से आयरन मैन के रूप में दुनिया के सामने है। लोग उसे हीरो मानते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि वो अपने आयरन मैन सूट को अमेरिका को सौंप दे, क्योंकि वो एक हथियार माना जा रहा है। सेनेट में सुनवाई होती है, जहां सेनेटर स्टर्न और जस्टिन हैमर, एक हथियार व्यापारी और टोनी का प्रतिद्वंदी, टोनी को दबाव में लेने की कोशिश करते हैं। मगर टोनी अपनी चतुराई और आत्मविश्वास से सबको चुप करा देता है। परंतु इस चकाचौंध के पीछे टोनी एक गहरी समस्या से जूझ रहा है। उसके सीने में लगा आर्क रिएक्टर उसे धीरे धीरे जहर दे रहा है, क्योंकि उसमें उपयोग हो रहा पैलेडियम जहरीला हो रहा है। वो अपनी मृत्यु को निकट जानकर लापरवाह और आत्मघाती व्यवहार करने लगता है। मोनाको में एक रेसिंग इवेंट के दौरान इवान वैंको अब विप्लैश के नाम से टोनी पर हमला करता है। पहली बार कोई टोनी के सूट की ताकत की बराबरी का हथियार लेकर सामने आता है। यह लड़ाई रोमांचक और खतरनाक होती है, लेकिन टोनी अंततः उसे हरा देता है। इससे दुनिया को पता चलता है कि टोनी अब अजेय नहीं रहा। इवान को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन हैमर उसे छुड़वा लेता है ताकि वो उसकी कंपनी के लिए आयरन मैन जैसे हथियार बना सके। हैमर को उम्मीद होती है कि इवान उसकी मदद करेगा, लेकिन इवान का असली मकसद टोनी स्टार्क से बदला लेना होता है, न कि किसी के लिए काम करना। टोनी की हालत बिगड़ती जाती है। वो अपनी कंपनी का नियंत्रण पेपर पॉट्स को सौंप देता है और एक पार्टी में नशे में धुत होकर अपने सूट में हंगामा करता है। उसके पुराने दोस्त जेम्स रोडी रोड्स को मजबूर होकर टोनी के खिलाफ लड़ना पड़ता है। रोडी टोनी के एक पुराने सूट को लेकर मिलिट्री के हवाले कर देता है। यह सूट बाद में वॉर मशीन बनता है। निक फ्यूरी और नताशा रोमानोफ, जो अब तक नटाली रशमैन के रूप में टोनी की असिस्टेंट बनकर थी, टोनी से संपर्क करते हैं। निक उसे टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क की पुरानी फाइलें और रिकॉर्डिंग्स देते हैं, जिनमें एक नया तत्व बनाने की कुंजी होती है। टोनी अपने पिता की मदद से एक नया तत्व खोज लेता है, जो उसके आर्क रिएक्टर में जहरीले पैलेडियम की जगह ले सकता है। उसकी जान बच जाती है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। इस बीच हैमर अपने हथियारों को स्टार्क एक्सपो में दिखाने की योजना बनाता है, लेकिन इवान वैंको सभी रोबोट्स को हैक कर लेता है और उन पर अपना नियंत्रण कर लेता है। वो वॉर मशीन के सूट को भी हैक कर देता है, जिससे रोडी टोनी पर हमला करने लगता है। अंतिम लड़ाई जबरदस्त होती है। टोनी और रोडी अब वॉर मशीन के कंट्रोल वापस मिल जाने के बाद मिलकर सभी ड्रोन रोबोट्स को नष्ट करते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर इवान वैंको का सामना करते हैं, जो एक अत्यंत शक्तिशाली नए सूट में आता है, जिसमें उसकी चाबुकें और भी घातक होती हैं। टोनी और रोडी मिलकर उसे हराते हैं, लेकिन ग्रिम इवान खुद को और सभी ड्रोन्स को आत्मघाती विस्फोट से उड़ा देता है। अंत में टोनी अपनी गलती स्वीकार करता है और पेपर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करता है। फिल्म के अंत में निक फ्यूरी टोनी को अवेंजर्स इनिशिएटिव में शामिल करने की बात करता है, लेकिन केवल सलाहकार के रूप में। क्रेडिट के बाद के सीन में न्यू मैक्सिको में मियोलनियर थॉर का हथौड़ा दिखाया जाता है, जो अगली एमसीयू फिल्म का इशारा करता है। आयरन मैन 2 न केवल टोनी स्टार्क की व्यक्तिगत और मानसिक जंग की कहानी है, बल्कि ये एमसीयू को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। इसमें टेक्नोलॉजी, इमोशंस और एक्शन का संतुलन बखूबी दिखाया गया है।